ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज पॉलिटिकल लेक्चर 14 है। और आज हम जो है शेड्यूल, कितने शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उससे रिलेटेड आयोग ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो सारी चीज़ें डिटेल से देखेंगे। देखो शेड्यूल में क्या होता है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। मैं सच बताऊँ, देखिए कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो ये पूछा है, एक ये पूछा है, और एक ये पूछा है, एक ये पूछा है, और हाँ बस यही क्वेश्चन है। तो देखिए अमेंडमेंट एक्ट जितने भी हुए हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। अब जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 शेड्यूल थे, लेकिन अब इसको और चार शेड्यूल बढ़ा दिए गए हैं, तो अब हो गए हमारे पास 12 शेड्यूल। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 395 आर्टिकल्स थे, ओरिजिनल आर्टिकल्स उसके अंदर, अब तो बढ़ गए हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, वो बदलते रहते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनके बारे में पता करना। तो बस ओरिजिनल के बारे में पता होना चाहिए, ओरिजिनल शेड्यूल के बारे में। तो पहला जो शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, जो हमारी स्टेट होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश का नाम बदलना, उसकी टेरिटरी बदलनी है, उसकी बाउंड्री को छोटा करना, बड़ा करना है, तो ये पहला फर्स्ट शेड्यूल के अंदर डील किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल। दूसरे शेड्यूल में क्या है, दूसरा शेड्यूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट शेड्यूल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे शेड्यूल में क्या है कि सैलरी से रिलेटेड प्रोविजन है, अलाउंसेस कितना मिलेगा, ये जो यूनियन ऑफ इंडिया के जैसे सरकारी नौकर नहीं होते उनको जो मिलता है, या जैसा प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, इनसे रिलेटेड। उसके बाद में और थर्ड शेड्यूल, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई ये जो होते हैं वेरियस वियरर्स ऑफ द यूनियंस ऑफ इंडिया, कि प्राइम मिनिस्टर को ओथ वगैरह इनके बारे में दे रखा। फोर्थ शेड्यूल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिफ्थ शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो ये वाला शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ शेड्यूल, देखो फिफ्थ शेड्यूल किससे डील करता है। देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, भारत के अंदर ट्राइबल लोग रहते हैं, तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन एरिया को छोड़कर, इन स्टेट का जो एरिया है, इनको छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग स्टेट बचे, वहां पर जो शेड्यूल्ड एरिया है और शेड्यूल्ड ट्राइब लोग रहते हैं, उनको फिफ्थ शेड्यूल के अंदर डील किया जाता है। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो आसाम हो गया और मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इनके अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइबल मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब रहती है, उस एरिया को कौन से शेड्यूल के अंदर जो है उसको हैंडल किया जाता है, किस शेड्यूल के थ्रू किया जाता है। तो ये 6 शेड्यूल है। तो अगर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो शेड्यूल ट्राइब रहती है उनको 6 शेड्यूल के अंदर हैंडल किया जाता है। और फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जो रिमेनिंग, इन स्टेट को छोड़कर जो रिमेनिंग एरिया बचे, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बाकी स्टेट बचे, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो उनको फिफ्थ शेड्यूल के अंदर हैंडल किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और ये अब बात करते हैं हमारे पास 7 शेड्यूल। देखो 7 शेड्यूल के अंदर ना लिस्ट बनी हुई है, और मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे 7 शेड्यूल है ये, तो इसके अंदर 3 लिस्ट बना रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट, ये वाली लिस्ट के बारे में याद रखना, ये वाली जो लिस्ट है ये ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ने बोरो की है। ऑस्ट्रेलिया, ये गलत लिख दिया मैंने, ऑस्ट्रेलिया हम याद रख लेना, ऑस्ट्रेलिया से बोरो की, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो 7 शेड्यूल जो है डिवीजन ऑफ द पावर के बीच में वो होता है कि स्टेट और यूनियन के बीच में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में पावर। अब आर्टिकल पर रट्टा मारोगे तो मान लेना। देखो ये वैसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है इसके बारे में, लेकिन इससे भी खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। समझिए 2-3 अमेंडमेंट एक्ट हुए थे, तो उसके बारे में हम देखेंगे बाद में। तो मैं एक अमेंडमेंट का एक लेक्चर सेपरेट लाऊंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये याद रखना कि 7 शेड्यूल जो है वो डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो कॉन्करेंट लिस्ट हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, अब 8 शेड्यूल की बात करते हैं, क्योंकि टोटल कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। तो देखिए 8 शेड्यूल के अंदर हमारी 22 लैंग्वेज है। ठीक है, 22 लैंग्वेज, ये याद रखना। मैंने यहाँ पर अमेंडमेंट भी दे दिए कि भाई कौन सी कौन सी डेट को कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, और उसमें कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। वैसे तो बहुत कम इंपॉर्टेंट है कि ये आए, लेकिन आपको शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हर चीज को किया जाए। 8 शेड्यूल जो है लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, ये याद रखना है, लैंग्वेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो शेड्यूल है 8 शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल तो जब पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तब से इसको ऐड किया। यूपीएससी का क्वेश्चन था, यूपीएससी ने पूछा था, ये बताओ जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे इसको ऐड किया, वही थे, तो वही ऐड करेंगे। 10 शेड्यूल
देखिए 10 शेड्यूल को एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो शेड्यूल था 52 सेकंड अमेंडमेंट एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 नहीं, 50 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1985 में, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है इसको। 10 शेड्यूल इसी के अंडर डाला गया था। अब ये तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 शेड्यूल जो डाला गया था वो जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 के अंदर, तो इसमें 11 शेड्यूल ऐड किया गया था, और इस 11 शेड्यूल के अंदर 29 आर्टिकल्स सब्जेक्ट्स जो हैं डाले गए हैं। फिर उसके बाद में 74 कॉन्स्टिट्यूशनल, ये जानते पंचायती राज से रिलेटेड है ये वाला, ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो गाँव में पंचायती राज होता है वो। और ये जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था, इसने 12 शेड्यूल ऐड किया था, और इसमें 18 जो है जो सब्जेक्ट्स हैं वो डाले गए हैं। तो ये जैसे म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी थी, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी थी, वो अलग से देखेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि ये लेक्चर जो है काफी, भैया ये तो इस पर तो देखो, इस पर भी क्वेश्चन पूछा है आयोग ने, इस पर भी क्वेश्चन पूछा है, 8 शेड्यूल सबको पूछा है यार, इसमें जो मैंने बोला है ना सबको पूछा है ना, ऐसे कुछ बता नहीं सकते। तो अब चलते हैं हम इस पर। देखिए अगर आपको ये पता है कि आपने और उसके यूनियन देखे, जैसे लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज 8 शेड्यूल से रिलेटेड है, लैंग्वेज 8 शेड्यूल से रिलेटेड आयोग के क्वेश्चन शुरू हो गए। ये कभी आप सोच रहे हो 8 शेड्यूल, तो भैया 30 मेरा वाला सेकंड वाले का थर्ड आंसर, सेकंड वाले का थर्ड आंसर, तो ये खत्म कर दो, ये आंसर नहीं होगा। और सेकंड वाले का देखो, सेकंड वाला कौन सा है, सेकंड वाले का 8 शेड्यूल लैंग्वेज से रिलेटेड है, 8 शेड्यूल लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो एक तो ये होना चाहिए और एक ये होना चाहिए, सेकंड वाले का थर्ड, ठीक है, दोनों में से कोई होना चाहिए। फिर 6 शेड्यूल, अभी 6 शेड्यूल हमने देखो 6 शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 6 शेड्यूल जो है मैंने आपको बताया कि आसाम हो गया, मेघालय हो गया, इनके जो शेड्यूल ट्राइबल एरिया है उनसे रिलेटेड है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया, तो 4 का 4 होगा, 4 का 4 कौन सा हो जाएगा भाई, ये तो खत्म हो गया था, 4 का 4 एक ये, तो इसका मतलब इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले में से 4 का, एक सेकंड गलत हो गया ये, हाँ ये वाला 4 का 4 होगा, तो ये वाला होगा, तो ये इसका ये सही है। दूसरा यूनियन लिस्ट 7 शेड्यूल, तो पहले का पहला, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पहले का पहला। लैंग्वेजेस दूसरे का तीसरा, तीसरे का देखते हैं क्या है, एलोकेशन ऑफ द सीट्स, इतना है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये इसके बारे में होगा। 4 शेड्यूल से वैसे इसका रिलेशन है, तो ये हो गया, तो इसका जो आंसर है वो सी आंसर है, समझ गया। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करने चाहिए भैया आपको, ऐसा तुक्केबाजी में कि ये एकदम से जाते शादी एकदम धड़ाक दिल लगा दिया, ये नहीं करना चाहिए भाई, फिर तो गलत हो सकता है ना, आयोग ने हो सकता है कि थोड़ी बहुत ट्रिक आगे पीछे कर दिया हो, शब्दों के साथ खेल सकता है, तो इसलिए आपको विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, ये वाला आपको नीचे आपको वाला करने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैंने देखिए विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट, फर्स्ट शेड्यूल, समझ गए आप, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो मतलब देखो शेड्यूल पर रट्टा मारना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक व्रिक तो कुछ है नहीं, बार बार आपको करना पड़ेगा। इसमें ये पूछा गया है कि अगर आपको ये पता है कि भैया जो हमारी जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, कहाँ गया ऑस्ट्रेलिया, तो ए का तीसरा तो आप लगा दोगे आंसर, बाकी देखो ए का तीसरा आ रहा है ये, तो डी आंसर हो गया। तो मतलब देखो मतलब ऐसा नहीं कि सारी चीजें आपको आती हो, देखो ये पीसीएस के, वो पीसीएस के नहीं, ये आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग, कभी आप सोच रहे हो कि भाई ये इतने मुश्किल क्वेश्चन भैया पूछ रहा है, मुश्किल क्वेश्चन। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये वाला 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ये तो ये रट्टा लग गया होगा आपको, कितनी बार बोला मैंने, प्रियम्बल के अंदर वाले 1976 में आया था ये ठीक है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 52 और 1985 में से एंटी डिफेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट करनी है, तो देखो थर्ड और फोर्थ तो ठीक है, कहाँ गया थर्ड, देखो ये कह रहा है ऑल द पेयर आर रॉन्ग्स, तो ये तो गलत है, ये तो है ही नहीं, सभी तो गलत नहीं है, ये तो गलत है, ये तो स्टेट में होगा ही नहीं हमारा। सेकंड एंड द थर्ड आर करेक्टली पेयर्ड, ऑल द करेक्ट आर पेयर्ड, देखो तीसरा और फोर्थ कहीं है ही नहीं है, जबकि ये ठीक है, तो इसका मतलब हमारा सी आंसर हो जाएगा। सारे के सारे ये गलत है, तो बी भी गलत हो गया, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा सी, आप समझ गए। तो देखो भैया ये जो होते हैं ना, अब कोई कहने लगे कि भैया हमने तो वो कर लिया 2 रात पहले पढ़ ले, तो देखो वो भाई मुश्किल है सिलेक्शन होना, क्योंकि भाई इतना भी आसान नहीं है कि अगर नत्थु खैरा कोई भी जाकर और अलाइड सर्विसेज का एग्जाम दे दे और उसका निकल जाए, ये ऐसा पॉसिबल है नहीं है, तुक्केबाजी भी नहीं चलती है, आधे क्वेश्चन को चल भी जाती है, सबका नहीं चलती है। तो हम ये पॉलिटी का यहीं पर समाप्त करते हैं, ये सारी मैं पीपीटी नीचे ऐड करा दूंगा, पीछे वाली भी शायद मैंने अभी ऐड नहीं कराई, तो मैं उसको ऐड करा दूंगा आज, ये कल, वैसे आज ही कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि आज ही ऐड करा दूं।
और मैंने करंट अफेयर के बहुत सारे लेक्चर, हिस्ट्री के भी मैंने, ज्योग्राफी के भी डाले, पिछले साल के क्वेश्चन allied सर्विसेज में कैसे पूछे हैं वो सारे डाल रखे हैं मैंने, तो आप जाकर उनको देख सकते हो अगर आपको लगता है कि कुछ फायदा मिलता है तो। हम ये अपना पॉलिटिका और जो पार्ट है उसको यहीं समाप्त करते हैं।